नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। आइए इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं इको पर्यटन की। हाल ही में देश भर में 8 पुलिनों पर अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग फहराया गया है। इन 8 पुलिनों में केरल का कप्पड़, गुजरात का शिवराजपुर, दीव का घोघला, कर्नाटक के कासरकोड और पदुबिद्री, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा, ओडिशा का गोल्डन बीच और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राधानगर शामिल है। इसके अलावा भारत ने आगामी 3-4 वर्षों में 100 अन्य पुलिनों के लिए भी ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ब्लू फ्लैग पुलिन एक इको पर्यटन मॉडल है। ये पर्यटकों या पुलिन पर जाने वालों के लिए स्नान के लिए स्वच्छ एवं साफ जल, मूलभूत सुविधाएं और सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध करवाता है। साथ ही ये क्षेत्र का सतत विकास भी सुनिश्चित करता है। इस प्रमाणन को डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये 4 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित 33 मानदंडों पर आधारित है, जैसे कि पर्यावरण, शिक्षा और सूचना, स्नान के लिए जल की गुणवत्ता, पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण तथा पुलिनों पर सुरक्षा एवं सेवाएं। आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी अपनी एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन यानी ICZM परियोजना के तहत भारत का अपना इको लेवल तटीय पर्यावरण और सुरुचिपूर्ण प्रबंधन सेवा यानी बीम्स आरंभ किया है। यदि बीम्स के उद्देश्य की बात करें तो इनमें शामिल है तटीय जल के प्रदूषण को कम करना, बीच पर उपलब्ध करवाई जाने वाली सुविधाओं के सतत विकास को बढ़ावा देना, तटीय पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और संरक्षण करना आदि। इसके परिणाम स्वरूप 10 तटीय राज्यों में 78% से अधिक समुद्री अपशिष्ट और 83% से अधिक समुद्री प्लास्टिक को कम किया गया है। ICZM तटीय क्षेत्रों के सतत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देता है। अगली खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। कोविड-19 के 5% मामलों का समग्र जीनोम अनुक्रम यानी होल जीनोम सीक्वेंसिंग विधि के माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। ये देश में SARS-CoV-2 उपभेद में हो रहे उत्परिवर्तन का मापन करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दें कि SARS-CoV-2 वो वायरस है जो कोविड-19 का निर्माता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने SARS-CoV-2 के संचारित हो रहे उपभेदों की प्रयोगशाला स्तर पर और महामारी विज्ञान के दृष्टिकोण से निगरानी करने के लिए भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम भी स्थापित किया है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जीनोम अनुक्रमण के लिए क्षेत्रीय हब प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करने के लिए 10 उन्नत क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की भी पहचान की है। जीनोम एक जीव के DNA का संपूर्ण समुच्चय होता है। इसमें उस जीव के सभी जीन समाहित होते हैं। प्रत्येक जीनोम में उस जीव के निर्माण और उसे क्रियाशील बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है। होल जीनोम सीक्वेंसिंग एक जीव के DNA का निर्माण करने वाले AS, CS, GS और TS जीनोम अनुक्रम में DNA के न्यूक्लियोटाइड्स या क्षारों के अनुक्रम के बारे में सूचना प्राप्त करता है। दरअसल मानव जीनोम ऐसे 3 बिलियन से अधिक आनुवांशिक घटकों से निर्मित हुआ है। आइए अब होल जीनोम सीक्वेंसिंग के महत्व को समझते हैं। ये दुर्लभ रोग के जीनोमिक कारणों की पहचान करना और जटिल रोग में मौजूद भिन्नता को समझने में सहायक है। वायरस कैसे प्रसारित और विकसित होता है, इस संदर्भ में समझ विकसित करना, आनुवांशिक उत्परिवर्तन और इनके द्वारा जीन के कार्यों पर पड़ने वाले प्रभावों की पहचान करना आदि शामिल है। अगली खबर अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4% पर बनाए रखना भारत के लिए उचित होगा। ये अनुशंसा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक सूचना के अनुसार सरकार RBI के लिए मुद्रास्फीति के अपेक्षाकृत कमजोर लक्ष्य की संस्तुति करने पर विचार कर रही है। इससे RBI मूल्य संबंधी दबाव के बावजूद आर्थिक वृद्धि पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो जाएगा। RBI के शोध के कई निष्कर्ष हैं, जैसे वर्ष 2014 से प्रवृत्त मुद्रास्फीति में लगातार गिरावट जारी है और ये 4.1% से 4.3% के बीच बनी हुई है। प्रवृत्त मुद्रास्फीति या ट्रेंड इन्फ्लेशन विभिन्न समयावधि में मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान के मूल्यांकन के लिए एक केंद्र बिंदु प्रदान करती है। ये मुद्रास्फीति के लक्ष्यों के निर्धारण के संबंध में निरंतर निगरानी के महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूर्ण करती है। शोध पत्र में ये टिप्पणी की गई है कि देश की व्यवस्था से निरपेक्ष नियमित रूप से अद्यतित आंकड़ों के साथ प्रवृत्त मुद्रास्फीति का आकलन करना मौद्रिक नीति के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। इन्फ्लेशन परसिस्टेंस में गिरावट ये दर्शाती है कि भारत में मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता बढ़ने के साथ साथ परिवार और व्यवसाय पहले की तुलना में अधिक दूरदर्शी बन रहे हैं।
परसिस्टेंस को सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाले आघातों की अवधि के रूप में जाना जाता है। आइए अब यहाँ मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को जानते हैं। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण को औपचारिक रूप से जून 2016 में अंतिम रूप दिया गया था। इसके तहत आरबीआई के लिए ये आवश्यक बनाया गया है कि मुद्रास्फीति को 4% के स्तर पर बनाए रखें। इस लक्ष्य के तहत 2% के धनात्मक और ऋणात्मक विचलन की अनुमति दी गई है, यानी आरबीआई को 2% से लेकर 6% के बीच इसे बनाए रखना है। अब मार्च 2021 में मुद्रास्फीति के लक्ष्य की समीक्षा की जाएगी। इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए एक मौद्रिक नीति समिति गठित की गई है। ये समिति मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत दर को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है। अगली खबर निर्वाचन आयोग से संबंधित है। निर्वाचन आयोग वर्ष 2021 में अनुपस्थित मतदाता के मत डिजिटल पहचान के लिए डीजीआईडी संबंधी सुधार एवं नए सेवा नियम लागू करने पर विचार कर रहा है। इन प्रस्तावित सुधारों में शामिल है मतदाता सूची में दोहराव और गलत विवरण प्रस्तुत करने संबंधी मामलों की रोकथाम के लिए मतदाता पहचान पत्र के साथ आधार संख्या को जोड़ना और घरेलू प्रवासियों को दूरस्थ मतदान अधिकार प्रदान करना, किसी व्यक्ति के 18 वर्ष के होते ही मतदाता पंजीकरण की अनुमति देना। वर्तमान में केवल वे लोग ही मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं जो 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेते हैं। आवश्यक सेवाओं के मतदाताओं के लिए लैंगिक रूप से तटस्थ मताधिकार सुनिश्चित करना। वर्तमान नियम से पुरुष सेवा मतदाता की पत्नी को सेवा मतदाता के रूप में अपना वोट डालने की अनुमति मिलती है। ये सुविधा महिला सेवा मतदाता के पति के लिए उपलब्ध नहीं है। वर्तमान नियम सेवा मतदाता के बच्चों को सेवा मतदाताओं के रूप में नामांकित होने की अनुमति भी नहीं देते हैं। प्रस्तावित सुधारों में ये भी कहा गया है कि नए मतदाताओं के लिए डिजिटल मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। ये ई आधार मॉडल के अनुरूप सभी नए मतदाता कार्ड को डाउनलोड करने के योग्य बनाएगा। निर्वाचन आयोग के सुधारों से मतदाता आधार बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी और चुनाव के दौरान उच्च मतदान प्रतिशत को सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। एक उच्च मतदान प्रतिशत लोकतंत्र के जीवंत होने का संकेत है, जबकि मतदान का कम प्रतिशत मतदाता की उदासीनता और राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति अविश्वास को इंगित करता है। अगली खबर विद्युत संयंत्रों से संबंधित है। फ्लाई ऐश के अपर्याप्त उपयोग के मुद्दे पर भारतीय राज्यों और विद्युत संयंत्रों को कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फ्लाई ऐश के 100% उपयोग के लिए एक सुपरिभाषित नीति और विनियामक ढांचे की उपलब्धता के बावजूद 50% से अधिक ताप विद्युत संयंत्र अभी भी गैर अनुपालन की स्थिति में हैं। ये विद्युत संयंत्र प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्थित हैं। फ्लाई ऐश एक महीन चूर्ण है जो ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन का उपोत्पाद है। फ्लाई ऐश में पर्याप्त मात्रा में सिलिका, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड तथा आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड आदि तत्व समाहित होते हैं। अवैज्ञानिक तरीके से फ्लाई ऐश का निपटान करने से क्षरण क्रिया होती है और निक्षालितिकों का सृजन होता है, जिनके माध्यम से भारी धातु जनित प्रदूषण से स्थानीय पारितंत्र प्रभावित होता है। फ्लाई ऐश का कम उपयोग होने के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे समीपवर्ती क्षेत्रों में ऐश की खपत वाले व्यवसायों जैसे सीमेंट या ईंट निर्माण इकाइयों की कमी। इसके अलावा ताप विद्युत संयंत्रों की व्यापक उपस्थिति के कारण क्षेत्र में फ्लाई ऐश बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। सड़कों और राजमार्गों सहित निर्माण गतिविधियों में फ्लाई ऐश की कम मांग है। वर्तमान में सभी कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा फ्लाई ऐश के 100% उपयोग को संभव बनाने के लिए एक वेब पोर्टल ऐश ट्रैक लॉन्च किया गया है। ये फ्लाई ऐश उपयोगकर्ताओं और विद्युत संयंत्रों के बीच एक संपर्क स्थापित करता है। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण खबरों पर। केरल के ग्राम पंचायत चुनाव में निर्वाचित 90% महिलाएं मनरेगा के तहत कार्य करती हैं। हाल ही में केरल में निर्वाचित 15,961 ग्राम पंचायत के सदस्यों में से 2007 सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा योजना के तहत श्रमिक हैं। ये आंकड़े मनरेगा योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण को दर्शाते हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि मनरेगा वृहद स्तर पर लैंगिक समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। मनरेगा सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम है। ये योजना अकुशल श्रमिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार प्रदान करती है। योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों में कम से कम 1/3 श्रमिक महिलाओं का होना अनिवार्य है।
एक विरासत अपनाएं, अपनी धरोहर अपनी पहचान परियोजना। इस योजना को पर्यटन मंत्रालय द्वारा संस्कृति मंत्रालय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। ये योजना संपूर्ण देश में विरासत या प्राकृतिक या पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को योजनाबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से विकसित करने और इन्हें पर्यटन के अनुकूल बनाने के लिए सहायता प्रदान करती है। इस परियोजना का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों, कॉर्पोरेट नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, व्यक्तिगत एवं अन्य हितधारकों को इन पर्यटन स्थलों पर बुनियादी और उन्नत पर्यटक सेवाओं के विकास तथा उन्नयन का उत्तरदायित्व धारण करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पहल में इन संगठनों को उनके सहयोग के लिए स्मारक मित्र के रूप में जाना जाएगा। सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट समाप्त होने वाला है। इस योजना का धार्मिक भावनाओं पर विवाद होने के कारण समाप्त होना निश्चित है। सेतु समुद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट के तहत भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य में एक जलपोत के आवागमन के लिए मार्ग की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 चैनल बनाए जाएंगे, एक आदम पुल यानी राम सेतु में से और दूसरा पाक की खाड़ी के उथले जल में। इससे भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों के बीच 36 घंटे के समय और 771 किलोमीटर की दूरी की बचत करने के लिए निर्मित किया गया है। इसे भारत की स्वेज नहर की संज्ञा दी गई है। न्यूमोसिल ये भारत की प्रथम न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है। हाल ही में इस न्यूमोसिल टीके का विकास सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जैसे भागीदारों के सहयोग से किया है। न्यूमोसिल न्यूमोकोकल जीवाणु को लक्षित करता है। ये जीवाणु निमोनिया और अन्य गंभीर प्राणघातक रोगों जैसे मस्तिष्कावरण शोथ और पूतिभवन या सजर्मता यानी सेप्सिस के लिए उत्तरदायी होता है। वैक्सीन ये सुनिश्चित करती है कि बच्चों को बेहतर उपाय के माध्यम से न्यूमोकोकल रोग से संरक्षण प्रदान किया जाए। न्यूमोकोकल रोग विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का एक प्रमुख कारक है। इसके अतिरिक्त विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख बच्चों की मृत्यु इसी रोग की वजह से होती है। औषधीय पादपों के लिए सहायता संघ। राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधीय पादपों के लिए गुणवत्ता युक्त रोपण सामग्री, अनुसंधान और विकास, कृषि एवं औषधीय पादपों के व्यापार पर विचार विमर्श करने के लिए सहायता संघ का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि किसानों और विनिर्माताओं के बीच उत्कृष्ट संबंध स्थापित करने के लिए बीज से गोदाम दृष्टिकोण की शुरुआत की जा रही है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, बेहतर कृषि पद्धतियों और फसल कटाई के बाद की उन्नत कार्यप्रणालियों से संबंधित पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सहायता संघ के प्रथम चरण में औषधीय पादपों की प्रस्तावित प्रजातियां हैं अश्वगंधा, जिसे विथानिया सोमनिफेरा के नाम से भी जाना जाता है, पिप्पली यानी पाइपर लॉन्गम, आंवला यानी फिलांथस एम्ब्लिका, गुग्गुलू यानी कमीफोरा वाइटी और शतावरी यानी एस्पेरागस रेस्मोसस। मलयाली जनजातियां। ट्राइब्स इंडिया के संग्रह में तमिलनाडु की मलयाली जनजातियों के विशिष्ट शहद जायंट रॉक बी हनी को शामिल किया गया है। मलयाली जनजातीय समूह उत्तरी तमिलनाडु के पूर्वी घाट से संबंधित है। ये जनजातीय लोग सामान्य रूप से पर्वतीय किसान हैं और विभिन्न प्रकार के मोटे अनाजों का उत्पादन करते हैं। मलयाली लोग मूल रूप से कृषि करने वालों की वेल्लाल जाति से संबंधित थे। ये जनजातीय लोग लगभग 10 पीढ़ी पूर्व पवित्र शहर कांची से पहाड़ियों की ओर पलायन कर गए थे, जब दक्षिणी भारत में मुस्लिम शासन था। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा ऋण का भुगतान करने की क्षमता पर चिंताओं को व्यक्त करने वाली रिपोर्ट्स के दौरान चीन ने CPEC की प्रगति का बचाव किया है। CPEC चीन के शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाली एक द्विपक्षीय परियोजना है। इसके अलावा CPEC को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की प्रमुख परियोजना के रूप में भी माना जाता है। इसका उद्देश्य चीन के साथ बेहतर व्यापार के लिए पाकिस्तान के भीतर बुनियादी ढांचे में सुधार करना और क्षेत्र के देशों को एकीकृत करना एवं पाकिस्तान में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण करना है। भारत ने CPEC पर आपत्ति व्यक्त की है क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए। नमस्कार।